नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या विवाह के बाद भाग्योदय होता है। क्या हम कुंडली में देखकर यह जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। जी बिल्कुल, हम कुंडली के अनुसार यह पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद हो सकता है या नहीं। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाग्योदय कब होगा। अब है जो आज का टॉपिक है वह है कि क्या भाग्योदय विवाह के बाद संभव है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोनों टॉपिक अलग हैं लेकिन भाग्योदय का अर्थ वही है। उससे पहले हम बात करेंगे कि भाग्योदय होता क्या है। भाग्योदय ये नहीं होता कि आप आज रात सो गए और सुबह उठे आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ गए। इसे हम भाग्योदय की कैटेगरी में नहीं रखते। फिर भाग्योदय क्या है? भाग्योदय का तात्पर्य यह है कि पहले आपकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि आप बहुत परिश्रम करते थे लेकिन आपके काम नहीं बनते थे, आपको उस अनुरूप फल नहीं मिलता था। लेकिन अगर आपका भाग्योदय हो गया तो आप थोड़ा सा परिश्रम करते हैं तो भी आपको उसका उचित शुभ फल प्राप्त हो जाता है। पहले आपको पता नहीं था कि आपको क्या कार्य करना चाहिए, किस ओर अग्रसर होना चाहिए, लेकिन आपका भाग्योदय हो गया तो आपके बुद्धि खुल गई, आपने एक रास्ता चुन लिया और उसमें आपको सफलता मिलने लगी। यह होता है भाग्योदय। धन का लाभ भी भाग्योदय में ही आएगा, परंतु अचानक से कुछ नहीं होता है। तो भाग्योदय क्या है? भाग्योदय वह है जब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पता चल जाए कि मुझे किस मार्ग पर जाना है और काम आसानी से बनने लगे, आपका यश मान सम्मान बढ़ने लगे, वही है भाग्योदय। और भाग्योदय की आवश्यकता क्या है? आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति का विवाह करा दीजिए तो ये सुधर जाएगा। अक्सर देखा होगा आपने कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है, उसका कहीं मन नहीं लगता है, परंतु लोग कहते हैं कि इसका विवाह करा दीजिए तो यह सुधर जाएगा। कारण है उसका, हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर पैदा होता है, परंतु ग्रहों की स्थितियों बस यदि वह आगे नहीं बढ़ पाता है तो जब उसका विवाह होता है तो दूसरे व्यक्ति का भाग्य पहले व्यक्ति के भाग्य के साथ इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है। यदि दूसरे व्यक्ति का भाग्य अच्छा है तो दोनों व्यक्तियों का भाग्य मिल गया तो इनका जीवन भी अच्छा हो जाता है, इस व्यक्ति का भी भाग्योदय हो जाता है। कई बार क्या होता है कि दोनों की कुंडलियां, दोनों की जो जन्म पत्रिका उसमें ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं हैं। तब क्या होता है? तब जब बालक या बालिका का जन्म होता है तो वह अपना भाग्य लेकर आता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसके कुंडली में ग्रहों की स्थितियां बहुत सुदृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं, बली होती हैं, शुभ होती हैं। तब उसके भाग्य में तो कोई कष्ट लिखा नहीं होता है और उसका भाग्य बहुत प्रबल होता है, जो माता पिता किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। तो इसीलिए हम आज जानेंगे कि विवाह के पश्चात भाग्योदय की स्थिति को कैसे हम देखेंगे। आइए इसके लिए एक काल्पनिक कुंडली बना लेते हैं। जी, यहाँ पर मैंने एक लग्न कुंडली के लिए ब्लॉक बना दिया है। कोई भी लग्न कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो, इसी प्रकार से दिखती है।
यहाँ पर मैं पुनः सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग नए जुड़े होते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, ये एक जन्मपत्रिका है, ये प्रथम भाव कहलाता है और यहीं से हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज। 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और ये प्रथम भाव होता है कुंडली में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये सभी 12 भाव हैं और यही लग्न कहलाता है, यही प्रथम भाव है। ग्रह 9 आपको पता ही है। इसी प्रकार राशियां होती हैं, 12 राशियां हैं और हर राशियों के अपने एक स्वामी ग्रह होते हैं। तो पुनः अपने टॉपिक पर आते हैं कि भाग्योदय विवाह पश्चात कब हो सकता है कुंडली की स्थिति के अनुसार। माना यह किसी व्यक्ति की कुंडली है तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यह होता है द्वितीय भाव। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, यह है द्वितीय भाव, यह है सप्तम भाव। दूसरा भाव, ये दूसरा भाव है, इसको हम सेकंड हाउस बोलते हैं। ये 7वां भाव है, 7th हाउस इसको लिख देता हूं आपको याद रहे। ये है 10वां भाव, 10th हाउस। ये है 11वां भाव, 11th हाउस। ये है 9वां भाव, 9th हाउस। ये है लग्न, इसको 1H या प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस बोलते हैं और ये है 4th हाउस, चौथा भाव। कुंडली में कोई भी अंक लिखा होता है तो वहां पर ये हाउस का अंक नहीं लिखा होता है, राशियों का अंक लिखा होता है। यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस इस प्रकार करके लिखा है। आप यहाँ पे 3H लिख सकते हैं, ये कोई 3rd हाउस हुआ। यहाँ पे 5H लिख सकते हैं, यह 5th हाउस हुआ, इस प्रकार से। लेकिन हमने सिर्फ यहीं पर इन्हीं भावों को क्यों लिखा है हमने? क्योंकि इन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है इन्हीं भावों से संबंधित है। यह जो होता है यह धन भाव है, यह होता है आय भाव, 11वां भाव आय भाव, दूसरा भाव धन भाव, चौथा भाव होता है सुख भाव। जो सप्तम भाव है यह होता है विवाह या लाइफ पार्टनर का भाव, यह है भाग्य भाव। और जो 10वां भाव है यह आपके प्रोफेशन हाउस है या करियर हाउस आप कह लें, आपका कार्य क्षेत्र का घर ये होता है। तो इन्हीं पर आज हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, पुनः टॉपिक बताना चाहूँगा। हमारा टॉपिक है कि विवाह के बाद भाग्योदय की स्थिति को कैसे देखेंगे। आइए देखते हैं। यदि किसी भी लग्न पत्रिका में, लग्न कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव यानी कि धन भाव और जो कि विवाह का या लाइफ पार्टनर का भाव है, ये दोनों, इनके स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें, आपस में राशि परिवर्तन कर लें। द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में, सप्तम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में हो, या फिर द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी एक साथ युति बनाकर बैठे। पुनः कहना चाहूंगा, द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें, अर्थात द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में, सप्तम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाएं, या फिर द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी विराजमान हो जाएं, परंतु 6 8 12 में ना बैठे। यह है 6वां भाव, यह है 8वां भाव और यह है 12वां भाव। यह त्रिक भाव होता है। नॉर्मली ये अशुभ माने जाते हैं, हालांकि इसमें से कई अच्छी चीजें भी देखते हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। त्रिक भाव को अशुभ भाव बोलते हैं। 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, यहाँ पर यह योग नहीं बनेगा। तीसरा भाव जो होता है वो अधिक परिश्रम वाला घर है, यहाँ पर भी हम इस योग को नहीं मानेंगे।
जो पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र भाव कहलाते हैं। पहले भी मैंने बताया है आपको पहले के वीडियोस में। जो पहला, पांचवा और 9वां होता है यह त्रिकोण भाव होता है। आपने देखा कि पहले को मैंने त्रिकोण भी कहा, पहले को मैंने केंद्र भी कहा, ये दोनों में आता है। तो हमारे योग इन्हीं भावों में बनेंगे। तो पुनः कहना चाहूंगा, हम पहले सूत्र पर फिर से आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया कि किसी भी लग्न पत्रिका में द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर ले, यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में, सप्तम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाएं, या फिर द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी कहीं पर युति बनाएं, 6, 8, 12 में ना हो, तृतीय भाव में ना हो, कहीं भी युति बनाएं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी बैठ गए, तो भी यह योग होगा, भाग्योदय विवाह के बाद होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी राशि परिवर्तन कर लें। चौथे भाव के स्वामी सातवें में, सातवें के स्वामी चौथे में आ जाए, या फिर चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी केंद्र में कहीं पर, या द्वितीय भाव में, या पंचम में, या नवम में, या एकादश में, यहाँ पर कहीं विराजमान हो जाए युति बनाकर, तो भी हम बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। इसी प्रकार से हम सप्तम भाव और नवम की बात कर लेते हैं। इससे पहले क्या देखा हमने? द्वितीय भाव और सप्तम भाव, फिर चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव सुख भाव है, देखिए, अद्वितीय धन भाव था। अब हम सप्तम भाव और नवम भाव की बात करेंगे, ये भी भाग्य भाव ही है। सप्तम और नवम इन दोनों के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में और नवम भाव के स्वामी सप्तम में हो, या इन दोनों के स्वामी कहीं भी शुभ भाव में, जहां भी क्रॉस लगा है उनमें नहीं, बाकी कहीं भी वह विराजमान हो जाएं युति बनाकर, तो भी विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। आगे चलते हैं हम। इसी प्रकार दसम भाव होता है करियर का, प्रोफेशन का भाव होता है, कर्म का भाव होता है। सप्तम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें। दसम के स्वामी सप्तम में और सप्तम के स्वामी दसम में हो, या फिर इनके स्वामी किसी भी शुभ भावों में जाकर विराजमान हो जाए, युति बनाकर बैठे, तब भी विवाह के पश्चात भाग्योदय हम कह सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। यह होता है आय भाव, एकादश भाव है, यह होता है आय भाव, इनकम हाउस होता है। सप्तम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी सप्तम के स्वामी एकादश में, एकादश के स्वामी सप्तम में, या फिर ये दोनों आपस में युति बनाकर कहीं भी शुभ भाव में बैठ जाएं, तृतीय में ना हो, 6, 8 और 12 भाव में ना हो, तब भी व्यक्ति का भाग्योदय हम कह सकते हैं कि विवाह के पश्चात होगा। तो हमने यहां पर द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और सप्तम भाव, इनको लेकर हमने देखा कि कौन सी स्थितियां बन सकती हैं जब व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के पश्चात मानना चाहिए। इसके बाद कुछ और मुख्य सूत्र हैं, वो भी हम देख लेते हैं। लग्न के स्वामी यानी कि प्रथम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में हो, प्रथम भाव के स्वामी द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में हो, और धन भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हो। लग्न के स्वामी यानी कि प्रथम भाव के स्वामी द्वितीय यानी कि धन भाव में हो, और धन भाव के स्वामी सप्तम भाव में हो, तब भी व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के पश्चात हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगला सूत्र देखते हैं। लग्न यानी कि प्रथम भाव के स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम भाव के स्वामी धन भाव में हो यानी कि द्वितीय भाव में हो। लग्न के स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम के स्वामी द्वितीय भाव में हो, तब भी विवाह पश्चात भाग्योदय की स्थिति बनती है।
अन्य सूत्र को भी देख लेते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में हो, जो कि आय भाव है। द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी आय भाव में हो, और आय भाव के स्वामी भाग्य भाव में हो, यानी कि नवम भाव में हो। पुनः कहना चाहूंगा, द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव के स्वामी नवम भाव में विराजमान हो, तो भी विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत से सूत्र हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो अक्सर हम सब ज्योतिषी प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से सूत्र हैं, लेकिन सबकी चर्चा यहाँ पर नहीं की जा सकती है, बहुत अधिक समय लगेगा। यह कुछ आसान से लेकिन सटीक सूत्र हैं जो मैंने आपको अभी बताए। परंतु अक्सर आपने देखा होगा कि ये सारी स्थितियां तो कई कुंडलियों में मिल जाती हैं, फिर भाग्योदय क्यों नहीं होता, यानी कि विवाह के पश्चात फिर भाग्य में बढ़ोतरी क्यों नहीं होती। कई ऐसी कुंडलियां होती हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इन सूत्रों को अप्लाई करने के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर हमें ध्यान रखना है। क्या चीजें हैं वो? पहली बात, सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को देखिए। सप्तम भाव की स्थिति को देखिए। सप्तम भाव के स्वामी बली होने चाहिए, अंश बल में मजबूत होने चाहिए। सप्तम भाव या सप्तमेश पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टि ना हो, विशेषकर शनि, राहु, केतु की दृष्टि ना हो, यानी कि वे सप्तम भाव या सप्तमेश को प्रभावित ना कर रहे हो। यदि प्रभावित कर रहे हो तो हमें यह भी देखना है कि शुभ ग्रह कितने प्रभावित कर रहे हैं सप्तम और सप्तमेश को। इसी प्रकार हमें यह देखना है, जिन जिन ग्रहों की हम चर्चा करेंगे, जैसे हमने अभी कुछ सूत्रों में देखा कि द्वितीय भाव और सप्तमेश की बात कर रहे हैं, तो हम द्वितीय भाव के स्वामी और द्वितीय भाव पर भी क्रूर ग्रहों का कितना प्रभाव है यह भी हम देखेंगे। अशुभ ग्रहों का कितना प्रभाव यह भी देखेंगे। जैसे कि हमने सप्तम भाव और सप्तमेश के लिए अभी आपको बताया कि क्रूर ग्रह की दृष्टि या कोई प्रभाव पड़ रहा हो, या फिर तो उसी प्रकार हमें द्वितीय भाव, अगर द्वितीय भाव से हम ये देख रहे हैं, द्वितीय और सप्तम के बीच संबंध बना रहे थे अभी कि ऐसा होता है तो विवाह उपरांत भाग्योदय होता है, तो वहां पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव देखेंगे और शुभ ग्रहों का भी प्रभाव देखेंगे। अगर क्रूर ग्रह का प्रभाव मान लिया द्वितीय भाव पर पड़ रहा है, लेकिन अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव भी द्वितीय भाव पर पड़ रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्रूर ग्रह का अधिक प्रभाव पड़ रहा है, शुभ ग्रह का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, ऐसी कुछ स्थिति आ रही है, तो फिर भाग्योदय विवाह के पश्चात नहीं हो पाता, या फिर कह सकते हैं कम हो पाता है। तो अभी तो हमने ये देखा कि सप्तम भाव सप्तमेश, इन पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव। दूसरी बात, जिन भी ग्रहों के साथ हम यह चेक कर रहे हैं कि भाग्योदय विवाह के बाद होगा या नहीं, उन पर भी क्रूर ग्रहों और शुभ ग्रहों की स्थितियों को वहां पर भी हमें देखना है। तीसरी बात, हमें देखना है कि क्या ये सभी ग्रह यानी सप्तम भाव सप्तमेश और वे ग्रह जिनके साथ हम संबंध देख रहे थे अभी, ये अस्त तो नहीं है, ये नीच राशि में तो नहीं है। हर ग्रह कुछ राशियों में नीच का होता है, कुछ राशियों में उच्च का होता है, तो ये ग्रह नीच राशि में नहीं होने चाहिए। ये ग्रह सूर्य के अधिक नजदीक ना पहुंच जाएं कि ये अस्त हो जाएं, यानी इनको अस्त नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रह सूर्य से अधिक समीप पहुंच जाता है तो अपने प्रभाव को खो देता है या उनमें कमी आ जाती है, तो वह स्थिति ना हो। अगली बात तो मैंने क्या बताया कि एक तो हमें क्रूर ग्रहों का प्रभाव को देखना है, दूसरी बात नीच राशि के ग्रह ना होने चाहिए, यानी कि सप्तम सप्तमेश या वो ग्रह जिनके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे कि विवाह उपरांत भाग्योदय होगा, वो नीच राशि के ना हो, वे अस्त ना हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में ना हो या कम हो, शुभता अधिक हो। और इन्हीं सारी चीजों को जो अभी मैंने सूत्र बताए, ये आपको नवमांश कुंडली में भी देखना चाहिए। नवमांश कुंडली में भी इन्हीं बातों को देखना चाहिए। और
चलित कुंडली में भी देखना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लिया द्वितीय भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी क्या हो गया। मैंने अभी क्या प्रश्न किया था आपको कि हमें यह देखना है कि चलित में क्या स्थिति है, चलित में क्या स्थिति है। अब देखिए द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ, ये है द्वितीय भाव, इसके स्वामी हैं, वो भले ही दिख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए लग्न कुंडली में, परंतु चलित कुंडली में वे यहाँ पे चले जाना है, तृतीय भाव में चले जाना है, तो स्थितियों में अंतर आ जाएगा। लग्न कुंडली में भले द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ पर हैं, या फिर हम कह लें सप्तम के स्वामी यहाँ बैठ गए द्वितीय भाव में, लेकिन चलित कुंडली में यहाँ पर चले गए, चलित कुंडली में यहाँ कहीं नीच के हो गए जाके, इस प्रकार की स्थितियाँ होंगी तो फिर अंतर आएगा, भाग्योदय में समस्या आ सकती है। तो हमने अभी कई बातें यहाँ पर देखी। पहले तो हमने सूत्र देखे कि कौन कौन से सूत्र आपको अप्लाई करने हैं चेक करने के लिए कि भाग्योदय विवाह के बाद होगा या नहीं। अगर विवाह के बाद दिख रहा है तो हमें और भी बातों का ध्यान रखना है। साथ में हमें शुक्र और गुरु की स्थिति को भी देखना चाहिए। पुरुष के लिए विवाह के लिए शुक्र कारक हैं और शुक्र समृद्धि के भी कारक होते हैं, और स्त्री के लिए शुक्र और गुरु दोनों की स्थितियों को हम देखते हैं। तो शुक्र और गुरु मजबूत हों, स्त्री की कुंडली में विशेषकर से, पुरुष की कुंडली में शुक्र मजबूत हों और ये सूत्र बन रहे हों, नवमांश कुंडली में भी अच्छी स्थितियां आ रही हों, चलित को भी देख लिया हमने, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद हो सकता है। यहाँ पर मैं नवमांश कुंडली बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ, कारण क्या है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलित कुंडली भी बना के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बहुत से वीडियोस में बताता रहता हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलित कुंडली में कोई ग्रह अपने आगे वाले भाव में या पीछे वाले भाव में भी जा सकता है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है। नवमांश कुंडली क्या है, बनती तो नवमांश कुंडली भी लग्न कुंडली से ही है। मेन कुंडली लग्न कुंडली होती है, बाकी जो 16 वर्ग कुंडलियाँ हैं या और भी वर्ग कुंडलियाँ हैं उसका निर्माण लग्न कुंडली के द्वारा ही होता है। जैसे कि नवमांश कुंडली, उसमें एक भाग को हम लग्न कुंडली के एक भाग को 9 भाग में बांटते हैं और नवमांश कुंडली का निर्माण किया जाता है। तो अधिक सूक्ष्मता से देखने के लिए नवमांश कुंडली का प्रयोग करते हैं, परंतु मोटे तौर पर यदि आपको देखना है तो जो मैंने बताया था, आप लग्न कुंडली में इन सभी सूत्रों को लगा कर देख लीजिए। नीच में ना हो वो ग्रह और अस्त ना हो, अंश बल में बली हूं, साथ ही साथ शुक्र और गुरु की स्थितियां भी अच्छी हों, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, विवाह के उपरांत भाग्योदय संभव है। यहां पर मैंने बात की कि अंश बल में बली हूं, वो कैसे, 15 अंश के आसपास का कोई ग्रह होता है तो वह अधिक बलवान कहलाता है। अब कोई ग्रह अगर 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश या फिर 28 अंश, 29 अंश, 30 अंश इस प्रकार से होता है तो वह निर्बल होता है। 6 अंश से कम का जो ग्रह होता है उसमें वो बल नहीं होता। इसी प्रकार 24 अंश से अधिक जो भी अंश है, 24 के बाद यानी 25 से 30 तक का 30 अंश, 25 अंश से 30 अंश तक का ग्रह, उसमें भी बल की कमी होती है। तो इस प्रकार आप अंश बल देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। अधिक देखिए, आज थोड़ा सा डीपली भी मैंने चीज़ों को बताने की कोशिश की और हो सकता है इससे आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, तो कन्फ्यूजन ना जाए। फिलहाल आप लग्न कुंडली में यही सूत्र लगाकर आप देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों को अगर समस्या आ रही है, मैंने बताया था कि द्वितीय भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी ये क्या होते हैं। देखिए, जो पहली बार आए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, द्वितीय भाव में जो भी राशि लिखी हुई, एक उदाहरण के तौर पर मैं कुंडली बना देता हूं। देखिए, ये कोई एक जन्म पत्रिका मैं बनाने जा रहा हूं। मान लिया यहाँ पे 4 लिखा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। यहाँ पे 4 है, ये प्रथम भाव यही लग्न होता है, तो यह 4 मतलब कर्क राशि, कर्क लग्न की कुंडली है। अब द्वितीय भाव यह हुआ क्योंकि
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही भाव मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये भाव होते हैं। तो ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये दूसरा भाव हुआ। इसी प्रकार ये सप्तम भाव हुआ। अब दूसरा भाव के स्वामी देखेंगे, यहाँ 5 नंबर राशि लिखिए। 5 नंबर राशि का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो इनके स्वामी कौन हुए? सूर्य हुए। इसी प्रकार यहाँ सप्तम भाव, यहाँ पे 10 नंबर राशि लिखी हुई। 10 नंबर राशि मतलब मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, यानी इसके स्वामी हुए शनि। तो हम द्वितीय भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं, यानी कि सूर्य की बात कर रहे हैं, या हम द्वितीयेश बोल रहे हैं तो भी सूर्य की बात कर रहे हैं। यदि हम धनेश बोले, क्योंकि ये धन भाव है, तो उसके स्वामी सूर्य हुए। इसी प्रकार इस कुंडली में यह है सप्तम भाव। सप्तम भाव के स्वामी शनि हुए, क्योंकि यहाँ पे जो राशि है वह मकर राशि, इसके स्वामी होते हैं शनि। तो हम सप्तमेश बोले तो भी शनि है, सप्तम भाव के स्वामी बोले तो भी शनि ही कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये मैंने इसलिए बोला ताकि जो लोग नए हैं वे भी अपनी कुंडली में यह देख सकें। तो आज हमने बात की कि विवाह के उपरांत भाग्योदय की स्थिति को कैसे देखें, कि विवाह के उपरांत भाग्योदय संभव है या नहीं। आशा करता हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमारे और भी वीडियोस आप देखते रहें। आपको इसी प्रकार से सरलतम रूप में हर बात को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, और मेरा यही उद्देश्य है कि हर घर में और हर व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान, एक सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं सूक्ष्मता के साथ, किसी भी विषय पर कोई भी प्रश्न है, वे हमारी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे हमारे सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।